हेलो दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो शुरू करते हैं। द नन मूवी की शुरुआत में हमें द कॉन्ज्यूरिंग 2 मूवी के कुछ सीन्स दिखाई जाते हैं, जिसमें लॉरेन बोलती है हम दोनों ने एक ही शैतानी रूह को देखा है, और वो बोलती है एड तुम्हारे पेंटिंग की वो शैतान असली है। फिर हमें बताया जाता है कि इस खौफनाक कहानी की शुरुआत 1952 में हुई थी, जहाँ हमें रोमानिया के सेंट कार्टा का एबी दिखाया जाता है। एबी के अंदर रात को दो नन्स हाथ में लालटेन और एक चाबी लेकर एक दरवाजे की ओर आगे बढ़ रही होती है। उस दरवाजे पर लिखा होता है फेनेथिक डियो, यानी गॉड का साथ यही तक है। एक नन चाबी लेकर दरवाजे के अंदर जाती है। तभी दूसरी नन, जिसका नाम सिस्टर विक्टोरिया होता है, वो बोलती है कि क्या वो पवित्र निशानी हमें बचा पाएगी। तो दूसरी नन बोलती है भरोसा रखो, और वो अंदर चली जाती है। सिस्टर विक्टोरिया बाहर प्रार्थना करती बैठी होती है। तभी अंदर से चीख सुनाई देती है और अंदर गई हुई नन खून से लथपथ वहाँ आती है और चाबी बाहर फेंकते हुए बोलती है कि इस शैतान को बाहर निकलने के लिए एक शरीर चाहिए, ये तुम्हारे पीछे आएगा, पर इसके हाथ मत आना। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। सिस्टर विक्टोरिया बोलती है कि ये पाप है। वो नन बोलती है कि फिर गॉड भी तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, और फिर कोई उसे अंदर खींच लेता है। सिस्टर विक्टोरिया वो चाबी उठाकर भागती है और कमरे के अंदर चली जाती है। वहाँ से एक रस्सी उठाती है, तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है, और फिर सिस्टर विक्टोरिया कमरे के खिड़की पर खड़ी होकर गॉड से माफी मांगती है और अपने गले में फंदा लगाकर कूद जाती है, और हमें उस शैतान की एक झलक दिखाई देती है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाई देता है, जहाँ एक लड़का सब्जियों को एक हाथगाड़ी में रखकर एबी के तरफ ले जाता है, पर तभी उसे वहाँ एक नन की लाश लटकी हुई दिखाई देती है। फिर सीन वेटिकन सिटी पर शिफ्ट होता है, जहाँ फादर बर्ग को बुलाने बिशप आए होते हैं। वो उन्हें लेकर वेटिकन के बाकी बिशप के सामने ले जाते हैं। बिशप फादर बर्ग को बताते हैं कि हमें खबर मिली है कि रोमानिया के पहाड़ियों के एबी में एक नन ने खुदकुशी कर ली है। तभी फादर बर्ग बोलते हैं कि ये तो एक बहुत बड़ा गुनाह है। बिशप बोलते हैं कि एक नन के खुदकुशी के बारे में लोगों को पता चलेगा तो लोगों का चर्च पर से विश्वास डगमगा सकता है। तभी फादर बर्ग बोलते हैं कि आप मुझसे कोई राज छुपा रहे हैं। बिशप बोलते हैं कि तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। फादर बर्ग बोलते हैं कि क्योंकि ये वेटिकन वालों की पुरानी आदत है। तभी बिशप बताते हैं कि एक राज तो जरूर है, पर हम भी उससे बेखबर है। वो फादर बर्ग को एक फाइल देते हैं और बताते हैं कि इसमें आपकी टिकट है और उस आदमी की जानकारी भी है जिसे नन की लाश मिली थी। तुम्हें पहले उसे मिलना होगा। और बताते हैं कि इसमें एक लड़की का नाम भी है जिसने अभी तक नन बनने की शपथ नहीं ली है, पर तहकीकात में तुम्हारी मदद मिलेगी, क्योंकि एबी में नन्स रहती है। तुम्हें अंदर जाने की इजाजत ना मिले तो ये मदद करेगी। और वो बताते हैं कि इस लड़की को उस इलाके के बारे में कुछ जानकारी भी है। फिर सीन लंदन पर शिफ्ट होता है, जहाँ सिस्टर आयरिन होती है, जिसे फादर बर्ग के साथ तहकीकात करने रोमानिया जाना होता है। सिस्टर आयरिन को मदर सुपेरियर बताती है कि तुम्हें मिलने वेटिकन से फादर बर्ग आए हैं। सिस्टर आयरिन बोलती है कि पर मैंने तो अभी तक शपथ भी नहीं ली है। मदर सुपेरियर उसे बताती है कि वो ये जानते हैं। फिर सिस्टर आयरिन नन के कपड़े पहनकर फादर बर्ग से मिलती है। फादर बर्ग उसे बताते हैं कि इस काम में ज्यादा से ज्यादा 2 दिन लगेंगे। मुझे बताया है कि तुम इस इलाके के बारे में जानती हो। सिस्टर आयरिन फादर को बताती है कि मैं तो वहाँ कभी गई ही नहीं, मुझे इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। फादर बर्ग बताते हैं कि वेटिकन अपना फैसला सोच समझ कर लेता है और उनके पास कोई ठोस वजह होगी तुम्हें इसके लिए चुनने की। फिर सीन शिफ्ट होता है बियरटन रोमानिया पर, जहाँ वो लड़का अपने घर में होता है। तभी दरवाजा बजता है। वहाँ सिस्टर आयरिन और फादर बर्ग आए होते हैं। वो लड़का बोलता है कि मेरा नाम फ्रेंची है। फादर बर्ग उसे बताते हैं कि हम एबी के उस नन के बारे में पूछताछ करने आए हैं। फादर बर्ग फ्रेंची से पूछते हैं कि क्या वो एबी यहाँ से दूर है। फ्रेंची बताता है कि ज्यादा दूर नहीं है, पर पहुँचने में वक्त लगता है। सिस्टर आयरिन उसे पूछती है कि आप वहाँ गए क्यों थे। फ्रेंची बताता है कि हर 3 महीने बाद मैं वहाँ जरूरी सामान पहुँचाने जाता हूँ। फादर बर्ग पूछते हैं कि क्या तुम हमें एबी तक ले जाओगे, तो वो मना कर देता है। सिस्टर पूछती है गाँव में कोई है जो हमें वहाँ ले जाए। तो फ्रेंची बताता है कि गाँव के लोग एबी का नाम लेने से भी डरते हैं। फादर बर्ग और सिस्टर के रिक्वेस्ट पर फ्रेंची उन्हें एबी ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। फ्रेंची उन्हें एक घोड़ा गाड़ी में बिठाकर एबी की ओर आगे बढ़ता है। फ्रेंची सिस्टर आयरिन से पूछता है कि तुम कितने सालों से एक नन हो। आयरिन बताती है कि मैंने अभी तक नन बनने की शपथ नहीं ली है। फादर बर्ग बोलते हैं कि तुमने टेम्पररी शपथ भी नहीं ली। फ्रेंची बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि नन्स में टेम्पररी और परमानेंट जैसी शपथ होती है। तभी सिस्टर आयरिन बताती है कि हमें सोचने का वक्त दिया जाता है कि क्या हम अपनी पूरी जिंदगी गॉड के नाम करना चाहते हैं या नहीं। फिर घोड़े वहाँ रुक जाते हैं। फ्रेंच बताता है कि
घोड़े डर कर इससे आगे नहीं जाएंगे, हमें चलकर जाना होगा। चलते चलते सिस्टर आयरिन फादर बर्ग से पूछती है कि चर्च आपको इस तरह के कामों के लिए क्यों भेजता है। फादर बर्ग बताते हैं कि जब भी हमारे धर्म से जुड़ी कुछ अनहोनी घटना होती है तब चर्च मुझे पूरी तहकीकात करने भेजता है, जिसे चमत्कारी खोज भी बोलते हैं। सिस्टर आयरिन बोलती है कि लेकिन हम तो खुदकुशी की तहकीकात करने आए हैं। फादर बताते हैं कि ये भी तहकीकात का ही हिस्सा है, लेकिन वेटिकन ने हमें यहाँ ये देखने भेजा है कि एबी और पूरा इलाका अभी भी पवित्र है या नहीं। एबी को देखकर फादर बर्ग पूछते हैं कि ये सब बमबारी की वजह से हुआ है, तो फ्रेंची बोलता है कि हाँ, और उसके बाद कई दिनों तक जमीन भी कांप रही थी। फ्रेंची बताता है कि मैंने इस महल के बारे में गांव में बहुत तहकीकात की थी, पर मुझे कुछ नहीं मिला। गांव वाले तो इसका नाम सुनते ही थूक देते हैं। फादर बर्ग फ्रेंची से पूछते हैं कि जब तुम्हें नन की लाश मिली, तुमने एबी के अंदर किसी को बताया? तो फ्रेंची बोलता है कि मैंने कोशिश की थी पर कोई जवाब नहीं मिला। वो बताता है कि मैंने उस नन की लाश को आइस हाउस में रखा है, जहाँ मैं सारा सामान रखता हूँ। फिर वो तीनों नन की लाश देखने उस कमरे में जाते हैं। फ्रेंची नन की लाश देखकर बताता है कि मैंने तो नन की लाश को लेटा कर रखा था, ऐसे बिठा कर नहीं। फादर बर्ग बताते हैं कि ऐसे बहुत केसेस हुए हैं जहाँ मरने के बाद लाशें हिली है, फिर उन्हें सिस्टर के लाश से वो चाबी मिलती है। उस कमरे में एक और दरवाजा होता है जिस पर डिलीवरीज लिखा होता है। फ्रेंची बताता है कि नन्स इसी दरवाजे से आकर सामान ले जाती है ताकि उन्हें महल से निकलना ना पड़े। फिर फादर बर्ग बोलते हैं कि इन्हें पूरे सम्मान के साथ दफना देते हैं। फिर वो तीनों कब्रिस्तान में उस नन की लाश को दफनाते हैं। तभी वहाँ एक कब्र पर सिस्टर आयरिन को बेल लगी दिखाई देती है। फादर बर्ग बताते हैं कि यह घंटे की प्रथा महामारी के वक्त शुरू हुई थी, ताकि अगर किसी को मरा हुआ मानकर दफनाया जाता तो वो घंटी बजाकर बता पाता कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। फ्रेंची बोलता है कि मुझे लगता है हमने यहाँ आकर गलती की है। फिर फ्रेंची उन्हें उस जगह ले जाता है जहाँ उसे नन की लाश मिली थी। वहाँ खून पड़ा होता है जो अभी भी ताजा होता है। फिर वो तीनों एबी के अंदर जाते हैं। एबी के अंदर बहुत सी कैंडल्स जल रही होती है। तभी एक कुर्सी पर काले बुरखे में कोई बैठा होता है। फादर बर्ग उन्हें बताते हैं कि मैं फादर बर्ग हूँ और ये सिस्टर आयरिन है। वो उसे पूछते हैं कि क्या आप मदर सुपेरियर हो, तो वो हाँ बोलती है। वो सिस्टर आयरिन से पूछती है कि तुमने अपनी शपथ नहीं ली है और बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। फादर बोलते हैं कि हम वेटिकन की तरफ से यहाँ आए हैं नन की मौत के बारे में पता लगाने। वो बोलती है कि तुमने किससे पूछकर उसे दफनाया। फादर बर्ग फ्रेंची को बाहर जाने के लिए बोलते हैं और मदर सुपेरियर बोलती है कि तुम्हें भी चले जाना चाहिए। फादर बर्ग बोलते हैं कि आपको सच में नन के मौत के बारे में कुछ भी नहीं पता है और बोलते हैं कि वेटिकन को एबी के नन्स की सुरक्षा की चिंता हो रही है, इसीलिए मुझे नन्स से बात करनी है, फिर मैं वेटिकन को बता दूंगा कि सब ठीक है। मदर सुपेरियर बोलती है कि जाकर कह दो यहाँ सब ठीक है। फादर बर्ग बोलते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, फिर वेटिकन यहाँ और लोगों को भेजेगा जिनकी तहकीकात का तरीका आपको बिल्कुल पसंद ना आए। मदर सुपेरियर कहती है कि ठीक है, पर अब गेट बंद होने का समय है और नन्स के मौन का समय भी शुरू हो जाएगा जो सुबह तक चलेगा, इसीलिए आप सुबह आ जाइएगा, आपको सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तब तक एबी के बाहर रहने के लिए जगह है, वहाँ रुक जाइए। इसके बाद फादर बर्ग और आयरिन वहाँ आते हैं। फादर बर्ग फ्रेंची को वापस जाने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि कुछ दिनों बाद वापस आ जाना, तब तक तहकीकात भी पूरी हो जाएगी। फ्रेंची घर जाने निकलता है। वो एक कंदील लेकर जंगल के रास्ते चलते हुए जा रहा होता है। तभी उसे जंगल में एक नन दिखाई देती है। वो नन फ्रेंची को देखकर दूसरी दिशा में चलते हुए जाती है। फ्रेंची उसे आवाज लगाते हुए पीछे जाता है। वो देखता है कि उस नन के गले में रस्सी का फंदा होता है। वो आगे जाती है। फ्रेंची उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, पर वो देखता है कि आगे कोई भी नहीं होता। वहाँ बहुत से लकड़ी से बने क्रॉसेस जमीन पर लगे हुए होते हैं। तभी अचानक उसके सामने पेड़ के ऊपर से नन फंदे से लटकी हुई सामने आती है। वो डरकर नीचे गिर जाता है। फिर वो नन उसके ऊपर कूद जाती है। फ्रेंची उसे धकेल कर घबराते हुए उस क्रॉस के और जाता है। वो नन वही रुक जाती है, क्रॉस की वजह से आगे नहीं बढ़ती और फिर गायब हो जाती है। फ्रेंची वहाँ से एक लकड़ी का क्रॉस अपने साथ लेता है और वहाँ से चला जाता है। यहाँ एबी के बाहर के गेस्ट हाउस में आयरिन और फादर बर्ग रुके होते हैं। सिस्टर आयरिन फादर बर्ग से पूछती है कि फादर, आपने चमत्कार के खोज के बारे में बात कर रहे थे, क्या आप हमेशा से यही करना चाहते थे? फादर बर्ग बोलते हैं कि नहीं, मैं दरअसल उन लोगों में से एक हूँ जिन पर चर्च भरोसा करता है। आयरिन बोलती है कि क्या आप बिशप वॉन को जानते हैं? तो फादर बोलते हैं कि तुम उन्हें कैसे जानते हो? आयरिन बोलती है कि बहुत पहले उन्होंने मेरी मदद की थी। बचपन में मुझे दृश्य दिखाई देते थे और मेरे पिता को लगता था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, पर मेरे दृश्यों की खबर चर्च तक पहुँच गई। जब कर्नल कॉन्ट्रॉय को पता चला तो उन्होंने बिशप वॉन को मेरे पास
भेजा। फादर बर्ग पूछते हैं कि क्या दिखाई देता था तुम्हें। आयरिन बोलती है कि अजीब अजीब दृश्य, हर बार अलग अलग, पर हर दृश्य के अंत में मेरे दिमाग में एक ही बात घूमती थी कि मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी। फिर फादर बर्ग आयरिन से बोलते हैं कि मुझे इसी तरह की एक घटना याद आ गई जो मेरे साथ फ्रांस में घटी थी जंग के दौरान। मैं वहाँ एक प्रिस्ट था, मुझे वहाँ एक बच्चे के पास भेजा गया था जिसे दृश्य दिखते थे। मेरी जानकारी के मुताबिक वो तुम्हारी समस्या से अलग था। फादर बर्ग बताते हैं कि वो बच्चा बुरी आत्मा के वश में था और चर्च के नियमों के अनुसार मैंने आगे की कार्यवाही शुरू की। आयरिन पूछती है कि क्या वो आत्मा बच्चे से निकल गई। फादर बोलते हैं कि चर्च को तो ऐसा ही लग रहा था, पर मुझे पता था कि वो आत्मा अभी भी नहीं निकली। फादर उस बच्चे का एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं, पर वो बच्चा ये सब तकलीफ नहीं झेल पाता और उसकी मौत हो जाती है। फादर बर्ग आयरिन को बताते हैं कि मेरे वजह से उस बच्चे की जान गई थी और मैं उसका गुनहगार हूँ। फिर वो दोनों अपने अपने कमरे में सो रहे होते हैं। तभी रेडियो की वजह से फादर बर्ग जाग जाते हैं और बाहर आकर देखते हैं तो उन्हें वही बच्चा दिखाई देता है जिसकी मौत के लिए वो अपने आप को गुनहगार मान रहे थे। वो उसका पीछा करते हुए बाहर जाते हैं। वो कब्रिस्तान में पहुंचते हैं, वहाँ उन्हें वो बच्चा दिखाई देता है। फादर उसके और जाते हैं, पर तभी उस बच्चे के मुंह में से सांप निकलता है और फादर बर्ग के और आगे बढ़ता है। फादर बर्ग बचते हुए पीछे जाते हैं, पर तभी वो एक कब्र के अंदर गिर जाते हैं और वो बंद हो जाते हैं। उस कब्र के ऊपर फादर बर्ग का नाम भी लिखा होता है। यह आयरिन जाग जाती है और एक कंदील लेकर बाहर आती है। उसके पीछे वही नन का साया होता है। आयरिन चलते हुए कब्रिस्तान तक पहुंचती है। फादर बर्ग कब्र के अंदर से वही बेल बजाते हैं। आयरिन को समझ नहीं आता कि फादर किस कब्र के अंदर है, क्योंकि सभी कब्र की बेल्स बजने शुरू हो जाती है। वो अपनी आंखें बंद करती है और फिर उसे दृश्य दिखाई देता है कि फादर बर्ग किस कब्र में है। वो एक फावड़े की मदद से कब्र खोदकर फादर बर्ग को बाहर निकालती है। आयरिन बोलती है कि आप कब्र में कैसे पहुंचे, यहाँ तो कोई खड्डा भी नहीं था। फादर बर्ग बताते हैं कि यहाँ पर बहुत शक्तिशाली खौफनाक आत्मा है और फिर उन्हें उसी कब्र के अंदर कुछ किताबें मिलती है। फादर बर्ग बोलते हैं कि शायद हमारे सवालों का जवाब हमें इन किताबों में मिल जाएगा। फिर सुबह वो दोनों एबी के पास पहुंचते हैं। वहाँ खून और भी बढ़ चुका होता है। वो दोनों एबी के अंदर जाते हैं। फादर बर्ग मदर सुपेरियर को आवाज लगाते हैं, तभी गेट खुल जाता है। फादर बर्ग आयरिन को बोलते हैं कि अंदर सिर्फ तुम ही जा सकती हो, मुझे अंदर जाने की इजाजत नहीं है। वो आयरिन को वो चाबी देते हैं जो नन की लाश के हाथों में मिली थी और बोलते हैं कि इसके बारे में भी पूछताछ करना। आयरिन अंदर चली जाती है। वहाँ उसे एक नन दिखाई देती है। वो उसका पीछा करती है और चर्च में पहुंचती है। चर्च में एक नन प्रार्थना कर रही होती है। आयरिन उसके पास जाती है और आवाज लगाती है, पर तभी उसे पीछे से एक दूसरी नन रोकती है और बोलती है कि हम अपनी प्रार्थना एक पल के लिए भी नहीं रोकते। यह सदियों से 24 घंटे प्रार्थना करने की प्रथा है, इसलिए हम सब बारी बारी प्रार्थना करते हैं। वो बोलती है कि मैं सिस्टर ओवाना हूँ, हमें बताया था कि तुम आने वाली हो। ओवाना आयरिन को अपने साथ लेकर जाती है। यह फ्रेंची एक बियर शॉप में बैठा होता है। यह तभी शॉप का ओनर उसे बताता है कि गाँव के एक 12 साल की लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। फ्रेंची पूछता है क्यों, तो वो बताता है कि उस एबी के अंदर जो भी बना है उसी की वजह से ये सब हुआ है। फिर वो फ्रेंची से पूछता है कि कल तुम 2 लोगों को वहाँ लेकर गए थे, क्या वो अभी भी वही है। फ्रेंची बोलता है कि हाँ। ओनर बोलता है कि तैयार रहना, मुझे लगता है तुम्हें 2 और लाशें मिल सकती है। फ्रेंची वही की एक बंदूक लेकर वहाँ से निकल जाता है। यह फादर बर्ग एबी के अंदर वही किताबों को पढ़ रहे होते हैं जो उन्हें कब्र में मिली थी। उस किताब में फादर बर्ग को उस शैतान का नाम पता चलता है। उसका नाम रैलक होता है, जो एक नापाक खून है और जहरीली सांपों का सरताज है। तभी पीछे कुछ आवाज होती है। फादर बर्ग जाकर देखते हैं, गेट बंद हो चुका होता है। उन्हें सिस्टर आयरिन की फिक्र लगने लगती है। यहाँ सिस्टर आयरिन सिस्टर ओवाना के साथ बात कर रही होती है। सिस्टर ओवाना बताती है कि सिस्टर विक्टोरिया की मौत हो गई है। वो हम सब में सबसे ज्यादा गॉड में मानती थी। तभी दरवाजा खुलता है और वहाँ एक दूसरी नन आती है। ओवाना बोलती है कि बाकी सिस्टर्स नहीं चाहती कि मैं तुम्हें कुछ और जानकारी दूं। फिर आयरिन सिस्टर ओवाना से एबी के इतिहास के बारे में पूछती है। ओवाना बताती है कि इसे 6ठी से 10वीं शताब्दी के बीच सेंट कार्टा के राजा ने बनाया था। उससे जादू टोना और काले जादू की कई विधियां लिखी, जिनसे वो नर्क की शक्तियों को बुलाना चाहता था। नर्क ने उसी का फायदा उठाकर उससे एक प्रवेश द्वार खुलवाया, जिससे एक भयानक शैतानी ताकत आ सके। पर वो शैतान बाहर आए उससे पहले चर्च ने महल पर धावा बोल दिया और एक पवित्र निशानी में से जीसस क्राइस्ट का खून डालकर उस दरवाजे को बंद कर दिया। और फिर चर्च ने महल को अपने पनाह में लेकर एबी बना दिया और यहाँ तब से उस शैतान को काबू में रखने के लिए लगातार प्रार्थना होती है। इसी वजह से शैतान दुनिया से दूर रहा। लेकिन फिर जंग में हुई बमबारी ने एबी को ऐसा हिलाया कि नर्क का वो द्वार फिर से खुल गया। आयरिन ओवाना से बोलती है कि कल रात मैंने एक नन को देखा, उसे देखकर मुझे बिल्कुल भी पवित्र नहीं लगा। ओवाना बोलती है कि यहाँ सभी ने उसे देखा है, वो हम जैसी दिखती है, पर
पर है नहीं, वो एक शैतान है। वो अलग अलग रूप लेकर हमारे कमजोरियों का फायदा उठाती है। वो नन के रूप में घूमती है ताकि वो हमारे बीच छिप सके। मुझे लगता है कि उसका ताल्लुक नर्क के द्वार से है और उसी की वजह से सिस्टर विक्टोरिया को अपनी जान लेने का गुनाह करना पड़ा। तभी एक दूसरी नन आकर ओवानो को रोक देती है और बोलती है कि अब तुम्हारी प्रार्थना करने की बारी है। दूसरी नन आयरिन को बोलती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम्हें अभी जाना होगा। पर ओवाना बोलती है कि गेट बंद हो चुके हैं, ये नहीं जा सकती। आयरिन बोलती है कि गेट कब खुलेंगे। ओवाना बोलती है कल सुबह। ओवाना आयरिन को उसी कमरे में छोड़ती है जिस कमरे में से सिस्टर विक्टोरिया ने जान दी थी। आयरिन ओवानो को बोलती है कि ये चाबी मुझे सिस्टर विक्टोरिया के हाथ में मिली थी। ओवाना बोलती है मुझे नहीं पता इसके बारे में, और वो डरकर मुड़कर पीछे की ओर देखती है और दरवाजा बाहर से बंद करके चली जाती है। या फादर बर्ग को आयरिन की फिक्र लगी होती है, इसलिए वो एबे के नक्शे पर अंदर जाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें मदर सुपेरियर की आवाज आती है। वो बोलती है कि तुम क्या पता लगाना चाहते हो। फादर बर्ग बोलते हैं कि मुझे लगता है यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। मदर बोलती है कि इस एबे का एक लंबा इतिहास रहा है जो हमेशा राज ही बना रहेगा। फादर बर्ग सिस्टर विक्टोरिया के हाथ में मिली चाबी के बारे में पूछते हैं कि वो किस चीज की चाबी है। मदर बोलती है कि अब कोई फायदा नहीं, सिस्टर आयरिन अब कभी भी नहीं लौटेंगी, और वो वहीं मर जाती है। फादर बर्ग आगे जाकर उसके चेहरे से पर्दा हटाने की कोशिश करते हैं, तभी वो उनका हाथ पकड़ लेती है। फादर बर्ग घबरा कर गिर जाते हैं और देखते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। यह सिस्टर आयरिन सो रही होती है। उसे एक दृश्य दिखाई देता है कि वो खुद पोजेस्ड होकर कहीं चल कर जा रही होती है और उसे सुनाई देता है कि मदर मैरी रास्ता दिखाएंगी, जिसमें उसे वो नन भी दिखाई देती है। आयरिन घबरा कर नींद से जाग जाती है। वो देखती है तो कमरे के अंदर एक और नन दीवार की ओर मुंह करके बैठी होती है। आयरिन उसे आवाज लगाते हुए आगे बढ़ती है पर वो कुछ जवाब नहीं देती। फिर वो गायब हो जाती है। तभी पीछे का दरवाजा खुलता है, वहाँ उसे आवाज सुनाई देती है। आयरिन आवाज का पीछा करते हुए आगे जाती है। वो उसी जगह पहुँचती है जहाँ हमने मूवी के शुरुआत में दो नन्स को देखा था। वहाँ बहुत से क्रॉसेस होते हैं। आयरिन को वही दरवाजा दिखाई देता है जहाँ पर लिखा होता है फेनेटिक डियो। तभी वो दरवाजा खुलता है और वही शैतानी नन दिखाई देती है। उसे देखकर आयरिन की हालत खराब हो जाती है। वो वहाँ से जाने की कोशिश करती है पर वो नन उसे अपनी ओर खींचती है। वो क्रॉस के सहारे लटकी होती है। तभी वो चाबी आयरिन के जेब में से नीचे गिर जाती है। आयरिन उस चाबी को पकड़ने के लिए हाथ छोड़ देती है। वो गिरकर वही उस दरवाजे से चिपक कर खड़ी दिखाई देती है और चाबी उसके हाथ में ही होती है। तभी उस दरवाजे से हाथ आते हैं और आयरिन को पकड़ लेते हैं पर वो बचकर वहाँ से भाग जाती है। वो शैतान उसका पीछा करते हुए आता है पर तभी सिस्टर ओवाना वहाँ से उसे बचाती है और बोलती है कि मुझे प्रार्थना कक्ष में मिलो, अब प्रार्थना ही हमें बचा सकती है। आयरिन नन का लिबास पहनकर प्रार्थना करने पहुँचती है। वहाँ एक नन प्रार्थना कर रही होती है और बाजू में एक सफेद कपड़े से ढकी लाश होती है। आयरिन कपड़ा हटाकर देखती है तो वो सिस्टर ओवाना की लाश होती है। उसकी आंखों से खून आ रहा होता है। यहाँ फादर बर्ग को उसी लड़के की आत्मा दिखाई देती है। फादर वहाँ से भागते हुए जाते हैं। पीछे वही शैतानी नन खड़ी होती है। फादर बर्ग बाहर चले जाते हैं। यहाँ सिस्टर आयरिन और बाकी और नन्स मिलकर प्रार्थना शुरू करते हैं। तभी जोर से हवाएं चलनी शुरू होती है और आयरिन को छोड़कर सारी नन्स उड़कर दीवार से टकरा जाती है और घायल हो जाती है। आयरिन प्रार्थना शुरू रखती है। यहाँ फादर बर्ग को याद आता है कि डिलीवरीज लेने वाले रास्ते से एबे के अंदर जा सकते हैं। वो डिलीवरीज रूम में जाते हैं। तभी एक नन की लाश वहाँ पर बर्फ से बाहर आती है और फादर बर्ग पर हमला करती है पर तभी फ्रेंची वहाँ आता है और उस नन की लाश को मार देता है। यहाँ अंदर आयरिन प्रार्थना कर रही होती है। तभी वो शैतान आयरिन के पीठ पर एक निशान बना देता है पर आयरिन प्रार्थना शुरू रखती है। तभी आयरिन को फादर बर्ग की आवाज आती है। वो दरवाजा खोलती है। फादर बर्ग और फ्रेंची वहाँ होते हैं। आयरिन बोलती है कि हम सब नन्स मिलकर शैतान को रोकने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिर वो मुड़कर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, सिर्फ वो लाश होती है। वो तीनों लाश के पास जाते हैं और देखते हैं तो वो लाश पूरी तरह से सड़ चुकी होती है। आयरिन बोलती है कि यहाँ कोई नहीं बच्चा है, हमें हमारा जवाब मिल चुका है कि ये जगह अब पवित्र नहीं रही। तभी वो लाश उठकर फादर बर्ग के पाँव में क्रॉस घुसा देती है। फ्रेंची उस लाश को पकड़ लेता है। फादर बर्ग आयरिन से क्रॉस के ऊपर हॉली वाटर छिड़क कर देने के लिए बोलते हैं। फिर फादर वो क्रॉस उस लाश के सिर पर रखकर प्रार्थना शुरू करते हैं। वो क्रॉस बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और वो लाश जलने लगती है और फादर बर्ग के और आगे बढ़ रही होती है। तभी फ्रेंची उसे गोली मार देता है और बोलता है कि अब देर हो चुकी है, शैतान बाहर आ चुका है। आयरिन बोलती है कि हमारी दुनिया में आने के लिए उसे एक जिंदा शरीर की जरूरत है जो हम उसे नहीं देंगे, और बोलती है कि सिस्टर विक्टोरिया ने खुदकुशी नहीं की थी, वो कुर्बानी थी ताकि शैतान उसके शरीर का
सहारा लेकर बाहर ना आ सके। आयरिन बोलती है हमें जाने से पहले शैतान को रोकने के लिए वो प्रवेश द्वार बंद करना होगा। वो बताती है कि वो प्रवेश द्वार तहखाने में है और उसे बंद करने के लिए हमें वो पवित्र निशानी चाहिए जिसमें जीसस क्राइस्ट का खून है। फादर बर्ग बोलते हैं कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ है। आयरिन बोलती है कि मदर सुपेरियर की लाश तहखाने में जाने वाले सुरंग में मिली थी। शायद मैं जानती हूँ वो तहखाना कहाँ है। आयरिन फादर को बोलती है कि मैं अपनी शपथ लेना चाहती हूँ। मैं जान चुकी हूँ कि मेरे दृश्य गॉड का ही चमत्कार है, इसीलिए मैं अपनी पूरी जिंदगी गॉड को सौंपना चाहती हूँ। फिर फादर बर्ग आयरिन को शपथ दिलवाते हैं। फिर वो तीनों मशाल और कंदील लेकर तहखाने की सुरंग में पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें मदर मैरी की मूर्ति दिखाई देती है जिसकी उंगली पर सूर्य की किरण से उस चाबी के दरवाजे तक जा रही होती है। आयरिन दरवाजा खोलती है। वहाँ जीसस क्राइस्ट के खून वाली पवित्र निशानी होती है। फादर बर्ग वो आयरिन के गले में पहनाते हैं। फिर वो तीनों आगे बढ़ते हैं और उस दरवाजे तक पहुँचते हैं। तीनों दरवाजे के अंदर जाते हैं और अलग अलग रास्ते पर प्रवेश द्वार ढूंढना शुरू करते हैं। आयरिन वो प्रवेश द्वार ढूंढ रही होती है, तभी उसके पीछे एक नन दिखाई देती है और वो उसका गला दबाती है। आयरिन वहाँ से बचकर भागती है। यहाँ फादर बर्ग आयरिन को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। उन्हें आयरिन के हाथ में जो कंदील था वो मिलता है। आयरिन एक मोमबत्ती जलाकर एक कमरे में पहुँचती है। वहाँ एक मोमबत्ती जल रही होती है। आयरिन आगे जाती है तो उसके चारों ओर मोमबत्तियां जलती है और वो एक घेरे के अंदर खड़ी होती है। वो चीखते हुए वहाँ से बाहर आती है, पर वहाँ बहुत सी नन्स खड़ी होती है जिनके चेहरे खून से भरे कपड़े से ढके होते हैं। यहाँ फ्रेंची बंदूक लेकर खड़ा होता है। उसे आयरिन की चीख सुनाई देती है। वो उसका पीछा करते हुए उस कमरे की ओर जाता है। यहाँ फादर बर्ग पर बहुत सी नन्स हमला करती है। वो जीसस का नाम लेकर कंदील के तेल को क्रॉस के आकार से नीचे गिराता है और जलाता है और वहाँ से बचकर बाहर निकलता है। फ्रेंची उस कमरे में पहुँचता है तो देखता है वहाँ बहुत सी नन्स उसे दिखाई देती है। वो आयरिन को ढूंढते हुए आगे बढ़ता है। तभी वो सारी नन्स वहाँ से चली जाती है। फ्रेंची को आयरिन उस चिन्ह के अंदर मुंह पर लाल कपड़े से ढकी दिखाई देती है। फ्रेंची आयरिन के पास जाता है और कपड़ा हटाता है। आयरिन को उस शैतान ने पोजेस्ट किया होता है। वो फ्रेंची पर हमला करती है, पर फ्रेंची उसके गले के जीसस क्राइस्ट के खून को अपने हाथ पर लेता है और आयरिन के मुंह पर लगाता है। वो शैतान आयरिन के शरीर से बाहर आता है और फ्रेंची को गले से पकड़कर उठाता है और आयरिन को दूर पानी से भरे कमरे में फेंक देता है। आयरिन पानी में गिर जाती है। वो क्राइस्ट का खून उसके गले से निकलकर दूसरी ओर जाता है। वो शैतान फ्रेंची को नीचे फेंक देता है और आयरिन के और आगे बढ़ता है और उसे पानी में डुबाना शुरू करता है। फादर बर्ग वहाँ आते हैं, पर वो शैतान उन्हें हवा में उड़ाकर फेंक देता है। तभी आयरिन जीसस का खून अपने मुंह में भर लेती है और शैतान को वो खाली शीशी देती है। शैतान वो निशानी देखता है तो उसमें खून नहीं होता। वो आयरिन का गला पकड़कर ऊपर उठाता है और अपने पास लेता है। तभी आयरिन शैतान के मुंह पर वो खून को थूक देती है। फिर वो शैतान खत्म होने लगता है और वापस उसी नर्क के द्वार में चला जाता है। फ्रेंची पानी में जाकर आयरिन को बाहर निकालता है और उसकी जान बचाता है। आयरिन उसका शुक्रिया अदा करती है और पूछती है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। तो वो बताता है कि मेरा नाम मॉरिस है। फिर वो तीनों सभी नन्स को दफनाते हैं और घोड़ा गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि मॉरिस यानी फ्रेंची के गर्दन पर उल्टे क्रॉस का निशान होता है। शैतान ने उसके शरीर में प्रवेश किया होता है जब वो आयरिन को बचा रहा था। फिर हमें कॉन्जरिंग 1 में एड और लॉरेन के सेमिनार का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो मॉरिस यानी फ्रेंची के केस पर बात कर रहे होते हैं और फिर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द नन मूवी की पूरी कहानी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।